अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मज़हर हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। डॉक्टर, आज हम आपके क्लिनिक का टूर करने आए हैं। जी बिल्कुल। आप काइंडली अपने व्यूवर्स के लिए अपना और अपने क्लिनिक का इंट्रोडक्शन देंगे? मैं हूं डॉक्टर मज़हर हुसैन। मैंने ग्रेजुएशन की थी 1994 से डेनमार्क से, और 2004 से मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी करता हूँ। हमारे कई क्लिनिक्स हैं। एक तो ये इस्लामाबाद है F11 में, और इसके अलावा लाहौर में भी क्लिनिक है। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर नॉर्वे और UK में भी हमारी क्लिनिक्स हैं। तो हमने ये किया हुआ कि हम एक जैसा मेयार रखते हैं, चाहे आप हमारी सर्विसेज लें पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में, तो हमने मेयार एक जैसा ही रखा हुआ है। सेफ्टी और नेचुरल्स को हम ये देते हैं। तो यह है हमारा वेटिंग एरिया। पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके कुछ डिटेल्स लेते हैं ताकि हमें एक अंदाज़ा हो कि पेशेंट्स को क्या मेन कंसर्न्स हैं, और उसके साथ साथ फिर हमें एक आइडिया हो जाएगा, और पेशेंट भी आपने अगर कोई सवाल जवाब करना चाहें तो वो उनके लिए मुमकिन है। डॉक्टर मज़हर हुसैन, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में? मेडिकल फील्ड में मैं हूँ, 1994 से ग्रेजुएशन की थी, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन मैं 2004 से कर रहा हूँ। तो आइए आपको मैं अपना कंसल्टेशन रूम भी दिखाता हूँ। डॉक्टर मज़हर हुसैन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे क्लिनिक हैं, तो आप उन सबसे मुनफरिद क्यों हैं? इस तरह के मेरी जो सोच है वो ये है कि जो भी मैंने काम करना है उसका एक ही मियार होना चाहिए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। चाहे आप नॉर्वे या UK या पाकिस्तान से, इस्लामाबाद या लाहौर से मेरे साथ सर्जरी कराते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मैंने वो एक ही मियार रखा हुआ है। सबसे अहम बात मेरे लिए ये है कि सेफ्टी होनी चाहिए सर्जरी में, और उसके बाद नेचुरलनेस होनी चाहिए। और जो भी हम काम करते हैं इट शुड बी साइंस बेस्ड। ये रैंडमनेस नहीं कि जी हम ये सप्लीमेंट दे दें या कोई और चीज़ ऐसी दे दें और एक पेशेंट को कॉकटेल दे दें जिसकी बुनियाद शायद साइंटिफिकली महदूद हो। तो आप आइए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। फाइल दीजिए प्लीज़। थैंक यू। डॉक्टर मज़हर हुसैन, यूजुअली जो आपके पास पेशेंट आते हैं उनके क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं? ऑब्वियसली काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं सेफ्टी के हवाले से। अगर हम सर्जरी करने जा रहे हैं तो क्या ये सेफ़ भी है या नहीं, क्या हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा तो नहीं, इन्फेक्शंस का इशू तो नहीं होगा। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर ये सर्जरी मेडिकल उसूलों के मुताबिक की जाए तो इसमें नहायत कम रिस्क है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की ट्रैफिक को अगर आप देखें तो शायद उसमें आपको ज़्यादा रिस्क होगा। तो सेफ्टी के हवाले से अगर मेडिकल उसूलों के मुताबिक की जाए सर्जरी तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। आप जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो लोकल यूज़ करते हैं या बाहर से आता है आपका? हमारे लिए स्टरलाइजेशन खसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, चूँकि स्टरलाइजेशन अगर ठीक नहीं है या डिसइंफेक्शन अगर आपकी ठीक नहीं है तो जाहिर है पेशेंट्स को उससे कुछ ख़तरा हो सकता है। तो हमने टॉप क्लास जो B क्लास ऑटोक्लेव है वो रखा हुआ है ताकि स्टरलाइजेशन में कोई समझौता ना हो सके, और ये है EU लेजिस्लेशन के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है हमने वो रखी हुई है। डॉक्टर साहब, मैं आपके देख रहा हूँ इधर लाइट्स हैं, कैमरास हैं, तो ये आप बताएंगे कि ये क्यों हैं आपके? जी, पेशेंट्स की एक तो हमने तस्वीरें लेनी होती है, सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद भी तस्वीरें लेते हैं। इसके अलावा जैसा कि शायद आपने देखा होगा हमारे YouTube चैनल में काफ़ी वीडियोस हैं, तो एजुकेशनल वीडियोस हमने रखी हुई हैं हेयर के बारे में भी और इसके अलावा हेल्थ के बारे में भी। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ सर्जरी के हवाले से बात करें, बल्कि पेशेंट्स को पूरी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और हमारी YouTube चैनल काफ़ी वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, तो ये पेशेंट्स की तस्वीरों के लिए भी और हमारी YouTube वीडियोस के लिए भी है। आप अपना सर्जरी रूम अगर दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। आइए इधर चेक करते हैं। ये हमारा मेन सर्जरी रूम है।
ये हमारा मेन सर्जरी रूम है। वी हैव 2 सर्जरी रूम्स और इसमें हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन मोस्टली करते हैं और इसमें 8-8, 10-10 घंटे की सर्जरीज होती है। तो हमें ये जल्दी नहीं होती कि जी सर्जरी जल्द से जल्द हम ख़त्म करें, बल्कि हमने ये देखना है कि सेफ्टी और नेचुरलनेस को हम अहमियत देते हैं। ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, आप कुछ बताएंगे इनके बारे में? जी, ये अभी सर्जरी में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ये हम PRP की तैयारी कर रहे हैं। सर्जरी के अलावा हम मेडिकल हेयर रेस्टोरेशन भी करते हैं, जिसमें हम हाई क्वालिटी PRP और हाई वॉल्यूम PRP करते हैं। तो हमारे पास एक वन साइज फिट्स ऑल प्रिंसिपल नहीं चलता, बल्कि हमने ये देखना है कि पेशेंट के हेयर फॉल की क्या नोयत है, उसके मुताबिक हम PRP करते हैं। तो अभी जो ट्रीटमेंट तैयार हो रही है, यह है PRP के लिए। सर, ये आपके जो इक्विपमेंट हैं और ये जो काउच है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, ये लोकल है या बाहर से है? नहीं, ये भी बाहर से है। देखिए, ये सर्जरी है 10-10, 12-12 घंटे की। अगर 10-12 घंटे के लिए आपने एक ही काउच पे लेटना है तो निहायत ज़रूरी है कि वो अच्छी क्वालिटी का काउच हो और कंफर्टेबल हो। तो वरना 10-12 घंटे गुजारना एक समझौते वाले काउच पे ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये 4 मोटर्स वाली बल्कि 5 मोटर्स वाली काउच है, जिसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेशेंट्स की पोजीशनिंग कर सकते हैं। ये अगर आप देखें, ये हमारी है लूप्स है, दीस आर ज़ाइस, ये जर्मन ब्रांड है। इस तरह तो आपको बहुत मुनासिब लूप्स भी मिल सकती हैं, लेकिन इनकी जो ऑप्टिकल क्वालिटी है, और ऑप्टिक्स में मेरे ख्याल में जिनको इसके बारे में पता है, तो ज़ाइस जो जर्मन कंपनी है, इट्स अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें यह है कि मुझे बहुत करीब से बहुत वाज़ेह तौर पर बाल नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत वाज़ेह तौर पर ये पता चलता है कि कहाँ गैप्स हैं, और मैं अपने डिज़ाइन को बहुत नेचुरल रख सकता हूँ। तो इन लूप्स के इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जो नेचुरलनेस हमें चाहिए वो हमें इंश्योर हो जाए। मतलब सर्जरी के बाद जो आप पोस्ट एडवाइस वगैरह करते हैं, वो क्या होती हैं, उनमें मेन चीज़ें क्या होती हैं? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, चूँकि ये काफ़ी नहीं है कि आप एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करें। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपने उस ट्रांसप्लांट का केयर भी करना होगा। आपने ये भी देखना है कि जो बाल लगाए गए हैं उनकी हिफाजत कैसे होगी, और उनको हमने मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाना है, और हमने इन्फेक्शन से कैसे बचना होगा। ये नहायत ज़रूरी है कि आप सर्जरी के बाद आपने ये देखना होगा कि जो बाल लगाए गए हैं, अगर पेशेंट ने 10-12 घंटे सर्जरी में गुजारे हैं और एक उम्मीद के साथ वो आया है या आई हैं, लेडीज़ का भी ट्रांसप्लांट होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को ये प्रॉपर तरीके से समझाया जाए कि इन ग्राफ्ट्स की देखभाल कैसे की जाएगी और इनकी हिफाजत कैसे की जाएगी। तो मेरा ये मौक़िफ़ होता है कि मैं पेशेंट को प्रॉपर हम ये गाइड करें कि सर्जरी के बाद उसने इन बालों की हिफाजत कैसे करनी है, ग्राफ्ट्स की हिफाजत कैसे करनी है। तो वो पूरा हम एक पैकेज देते हैं, और मेरा अमला बाकायदा फिर समझाता है कि ये सर्जरी के बाद हदायत होंगी, आपने इस तरह गुस्ल करना है, बालों को इस तरह वॉश करना है, और ये आपकी केयर होगी सर्जरी के बाद, पोस्ट ऑप केयर होगी। डॉक्टर मज़हर, आप हमें बता सकते हैं कि पोस्ट सर्जरी में आप क्या मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फर्स्ट 14 डेज़ या फर्स्ट 1 वीक में? वो डिपेंड करता है, हमने एक पेशेंट को इंडिविजुअली देखते हैं, लेकिन जनरली जो हम मेडिसिन अमूमन देते हैं, अगेन उसमें वेरिएशन होती है। कुछ तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि जो सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स को जो स्वेलिंग होती है उसका रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा वी डू गिव सम पेन किलर्स, वो अमूमन नॉर्मल पैनाडोल ही काफ़ी होती है, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक कई दफ़ा हमें एंटीबायोटिक्स भी देने होते हैं, और एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स की सिचुएशन के मुताबिक, उसके एलर्जीज़ के मुताबिक और बाकी चीज़ों को देखकर हम देते हैं। वी मे ऑल्सो नीड पेन किलर्स, उस पैनाडोल के अलावा मसलन डिक्लोफेनाक, वोल्ट्राल वगैरह जैसे पेन किलर्स है वो भी दिए जा सकते हैं।
एंड उसके अलावा हम एक शीट देते हैं जो कि रात के वक्त पेशेंट अपने तकिए पे इस्तेमाल कर सकता है ताकि तकिए को पानी या खून न लगे। पर इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड टू ईच एंड एवरी पेशेंट। जिस पेशेंट को शायद कोई एलर्जी होगी उसके मुताबिक फिर हम मेडिसिन को चेंज भी करेंगे। कुछ पेशेंट्स की अगर फ्रंटल सर्जरी नहीं हो रही शायद हम स्टेरॉइड्स भी ना दें। सो हर पेशेंट्स को हमने इंडिविजुअली देखना होगा। डॉक्टर मज़हर हुसैन, कितने दिनों बाद पेशेंट का जो विज़िट है वो रिक्वायर्ड होता है? कंपल्सरी विज़िट तो एज सच नहीं है, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं अगर आपके लिए मुमकिन हो तो 10, 11, 12 दिनों के बाद आप हमारे पास आएँ तो फिर बाकायदा हम एक वॉशिंग करेंगे ताकि आपको एक तसल्ली हो जाए और समझ हो जाए कि इस वक्त आपके ग्राफ्ट सिक्योर हो चुके हैं और आप नॉर्मल शावर्स ले सकते हैं। लेकिन हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स बाहर से आते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर उनके लिए आना मुमकिन नहीं होता सर्जरी के बाद। तो पेशेंट को फिर हम उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्होंने बाद में जो वॉश करना होगा 10, 11, 12 दिनों पे वो कैसे करना होगा। तो आना ज़रूरी नहीं है, बट वी डू रेकमेंड इफ़ इट्स पॉसिबल दैट यू विजिट एट 10, 11, 12 days आफ्टर द सर्जरी। डॉक्टर मज़हर, आपसे अगर रब्ता करना हो, आपके क्लिनिक में आपसे रब्ता करना हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने की क्या प्रोसीजर है? कहाँ से हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? वी आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। आप फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, हमारे ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। ईमेल है हमारा info@myhairclinic.com। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है और जो लोकल मोबाइल नंबर है वो है 0317 5555 और लैंडलाइन है 0518448344। थैंक यू डॉक्टर मज़हर हुसैन, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर कमिंग।